नमस्कार। स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का गांव किसान की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम एक प्रयास है आप सभी तक खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने का। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे 3 सेगमेंट, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छत पर बागवानी सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। अपने घर की छत हो और उस पर एक छोटा सा बाग हो, उसमें हम हरी भरी सब्जियां लगाएं, फल फूल लगाएं और अपने घर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाएं। आज के हमारे खेती किसानी सेगमेंट में हम छत पर बागवानी किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी साबित हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। तो फिर आइए देखते हैं हमारा खेती किसानी सेगमेंट। गृह वाटिका का आधुनिकीकरण करके उन्नत किस्म के फल, फूल एवं सब्जियों का भरपूर उत्पादन करके तेजी से बढ़ती हुई बीमारियों एवं अस्वस्थ जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है। इसमें घर के सभी सदस्यों के साथ साथ महिलाएं भी भरपूर योगदान दे सकती हैं। बागवानी से संबंधित आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी गृह वाटिका को आधुनिक, संतुलित तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। आधुनिक युग में तो गृह वाटिका हर परिवार का एक आवश्यक अंग ही बन चुकी है। स्वास्थ्य और मनोरंजन तीनों की दृष्टि से सौंदर्य बोध और अभिरुचि के विकास में भी गृह वाटिका का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर छत पे बागवानी करके हम अपने परिवार के लिए शुद्ध ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पा सकते हैं। छोटी छोटी ज़रूरतों के लायक भिंडी, टमाटर, बैगन, मिर्च, ग्रीन्स, पालक साग के तौर में उगा सकते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़े फ़ायदेमंद की चीज़ होगी। और अपने लिए एक शुद्ध ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें कोई रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपने अगर इसे आप इस लार्ज स्केल पे करना चाहें तो इससे आवश्यकता से अधिक दुगुना पैसा भी कमा सकते हैं। अपने घर के लिए खेती सब्जी ले सकते हैं और दूसरों के मतलब ज़्यादा स्केल में, बड़े स्केल पे करने के बाद मार्केट में बेच करके इससे दुगुना फ़ायदा भी कमा सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सबको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है। जहाँ भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड्स मिल रहे हैं, लोग उसको आधे से अधिक मतलब आवश्यकता से अधिक दामों पे भी दे के खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन उपलब्धता इसकी बहुत कम है। समाज का हर वर्ग आज सब्जियों, फलों और फूलों के महत्व को समझ रहा है और दैनिक आहार में ताज़ा फल व सब्जियों को प्राथमिकता दे रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में गृह वाटिका की महत्ता को छोटे बड़े सभी वर्गों के लोग अब प्राथमिकता दे रहे हैं। आधुनिक स्थिति में ये देखा गया है कि हर वर्ग विशेष अपनी पहुंच के हिसाब से गृह वाटिका जरूर बनाता है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग गृह वाटिका के महत्व को समझने लगे हैं व इसके निर्माण एवं संभाल में रुचि रखने लगे हैं। छतों पर रखे जाने वाले गमलों की मिट्टी जितनी हल्की हो उतना अच्छा होता है। 1 भाग दोमट मिट्टी, 2 भाग गोबर की सड़ी हुई खाद, 1 भाग रेत और आधा भाग नीम की खली का मिश्रण उत्तम है। आजकल बाजार में वर्मिकुलाइट और कोकोपीट भी उपलब्ध है। मिट्टी व रेत की मात्रा आधी करके उनके बदले कोकोपीट व वर्मिकुलाइट का प्रयोग किया जा सकता है। इससे मृदा मिश्रण और हल्का हो जाएगा। छत पे बागवानी करने के लिए सबसे कम आवश्यकता की ज़रूरत है, कम पैसे के खर्च की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले एक ग्रो बैग आता है। 1 फुट गुणे 1 फुट गुणे 1 फुट का ग्रो बैग आता है। अपने छत की चौड़ाई के अनुसार हम ग्रो बैग की संख्या तय कर सकते हैं। लगभग 16 स्क्वायर मीटर के लिए 20 बैगों की ज़रूरत होती है और उस बैग में कोकोपीट होता है। कोकोपीट एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है। लाइट वेट होना और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होती है, माने पानी सोखने की क्षमता उसमें से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको कोकोपीट को उस ग्रो बैग में डाल करके अपने छत के
एरिया के अनुसार 10 या 12 जितने भी लग सकते हैं लेते हैं, और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कितने 3 या 4 पौधे, 3 या 4 बैग जो है सो टमाटर के, 3-4 बैग भिंडी के, 3-4 बैग बैगन के, उसी में आप चले जाएं पालक के लगा लें, धनिया लगा लें। ये सब जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं अपने क्षेत्रफल के अनुसार तय कर लीजिए। उसमें कोकोपीट में थोड़ा सा आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास, ये दोनों जो हैं सो फंजीसाइड्स हैं, जिससे कि उसमें कोई भी फंगल डिजीज नहीं लगता है। और उसमें 1 पैकेट एजोस्पाइरलम पर बैग, 1 पैकेट एजोस्पाइरलम, 1 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया मिला दें। मिला करके एक ग्रो मीडियम तैयार करके उसमें हर बैग में 2 या 4-4 पौधे लगा दें। 4-4 पौधे लगा करके इसको वो 30 या 35 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग आएगी, और फ्लावरिंग आने के बाद से आपको हर दूसरे या तीसरे दिन लगभग 1 किलो के लगभग आपको फल प्राप्त होंगे। और वो जो फल प्राप्त होंगे वो शुद्ध मतलब शुद्ध ऑर्गेनिक होंगे, उसमें किसी पेस्टिसाइड का आपने यूज नहीं किया है। अगर कोई उसमें आपको कीट या पेस्ट या डिजीज़ दिखाई देता है तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है, निमिसिडीन, उसका यूज कर सकते हैं। छत पर सीधी धूप पड़ती है, इसलिए ऐसे पौधों का चयन करें जो कड़ी धूप झेल सकते हैं। बोगेनविलिया, क्लोराफाइटम, ट्रेडिस्केंटिया, जेब्रीना आदि ऐसे पौधे हैं जो आसानी से उगाए जा सकते हैं। प्लास्टिक के कनस्तरों में सब्जियां आसानी से उगाई जा सकती हैं। गर्मियों की सब्जियों में करेला, ग्वार, तोरी व लौकी की फसलें उगाई जा सकती हैं। तो देखा आपने, खेती करने के लिए खेत ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप छोटे स्तर पर खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी छत ही काफ़ी है। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे अगले सेगमेंट, हमारा पशुधन का। किसान भाइयों बहनों, अगर पशुपालन से लाभ लेना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पशुओं को स्वस्थ रखें, और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है उन्हें संतुलित आहार देना। संतुलित आहार का सेवन करने से न केवल पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है, बल्कि साथ ही साथ उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो फिर आइए हमारे इस सेगमेंट में हम संतुलित आहार के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जिस आहार में पशु के सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात तथा मात्रा में उपलब्ध हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार का 2/3 भाग मोटे चारे से तथा 1/3 भाग दाने के मिश्रण द्वारा मिलाना चाहिए। मोटे चारे में दलहनी तथा गैर दलहनी चारे का मिश्रण दिया जा सकता है। किसी भी पशु को खिलाने के लिए हमें ज़रूरी होती है उसको ताकत देनी, उसके प्रोटीन देनी, उसके अलावा हमें खनिज मिश्रण देना होता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें अगर एक सीधी मात्रा में हो तो उससे क्या है कि अगर सही मात्रा में होगा तो पशु का सबसे अच्छा दूध उत्पादन लिया जा सकता है। और इसमें क्या करते हैं, इसीलिए कि प्रोटीन हम 3 तरह के अलग अलग फीड मटेरियल लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं केक यानी कि आपका जो कॉटन सीड केक हो, बिनोला की खल हो, चाहे
आपकी ग्राउंडनट की खल हो या आपकी मस्टर्ड की खल हो, सरसों की खल जिसको बोलते हैं, उसका पार्ट हमारा 33% या 35% तक उसका पार्ट होना चाहिए। उसके अलावा इस दाने में हमारे दाना ज़रूर, ये गेहूँ हो चाहे मक्की हो या जौ हो, इसका पार्ट जो है 40% करेंगे तो उससे हमारा जो है एनर्जी का पार्ट, यानी कि जिससे ताकत मिलती है, ताकत का पार्ट मिलता है। इसके अलावा हमें बोलते हैं फिलर मटेरियल भी बहुत ज़रूरी है। जो फिलर मटेरियल जिससे कि पाचन स्वस्थ रहे, उसमें हमारा फाइबर की सारी मात्रा पूरी हो, उसके लिए हम मिलाते हैं, जो कि आपके या तो चोकर मिलाते हैं उसका, या चने की चूरी मिला सकते हैं, या हम गेहूं चोकर या DORB बोलते हैं, जो कि राइस पॉलिश भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। इसका पार्ट हम लगभग 20 से 22% मिलाते हैं। इसके अलावा एक खनिज मिश्रण मिलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटी छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में जिसकी ज़रूरत है, वो खनिज मिश्रण भी शरीर के लिए, किसी क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए अगर ये खनिज मिश्रण पूरा नहीं मिलेगा तो उससे जो है पशु की पूरी अपनी प्रोडक्शन लेवल नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको मिला करके, और साथ में थोड़ा सा 1% नमक भी ज़रूर मिलाएं। इस तरह का दाना मिक्सचर करेंगे तो आपकी जो दाने की कॉस्ट है उसको भी कम किया जा सकता है, और उस दाने से भरपूर मात्रा में जितनी भी ज़रूरत है शरीर की, हमारे भैंस की या हमारे गाय की, वो पूरी होती है। अब ये जो हमारा खनिज मिश्रण है, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई खनिज मिश्रण क्यों खिलाएं, खनिज मिश्रण का क्या फ़ायदा है। तो खनिज मिश्रण का ये फ़ायदा है कि जब हम जितना भी आज के समय में हमारा जो भी ये बन रहा है खनिज, जितना हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर का, इसमें आज की डेट में खनिज की कमी हो चुकी है। खनिज मिश्रण में हमने जो है इस पूरे हरियाणा रीजन में सर्वे किया। सर्वे करके हमें ये मिला कि इसमें जो है कैल्शियम भी कम है, फास्फोरस भी कम है, इसमें कॉपर की भी बहुत कमी है, मैंगनीज की कमी है, और साथ में जिंक 60 से 70% कम है। और 60 से 70% कम होने की वजह से जिंक जब मात्रा में कम जाता है, शरीर में भैंस को कम मिलता है, तो उससे उसकी जो है अपनी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम कहते हैं कि साथ में आज की डेट में अब दाने के साथ में खनिज मिश्रण मिलाना ज़रूरी है। और इसलिए खनिज मिश्रण में हम जो है, जिसमें कैल्शियम फास्फोरस के लिए DCP होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में 90% तो वही होता है हमारा, जिससे कि कैल्शियम की और फास्फोरस की मात्रा पूरी हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि हमने देखा कि भाई कॉपर भी कम होता है और जिंक भी कम होता है, तो हमने उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में कम पाया गया, उसको पूरा करने के लिए उसके हिसाब से खनिज मिश्रण बनाया है। और इसको हम हमारे लोकल लैंग्वेज में ASMM, यानी कि एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण, जो कि हमारे हरियाणा के लिए है, ये हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा, हमारे इस भैंस फार्म द्वारा बनाया गया है। वैसे तो पशु के आहार की मात्रा का निर्धारण उसके शरीर की आवश्यकता व कार्य के अनुरूप तथा उपलब्ध भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर गणना करके किया जाता है, लेकिन पशुपालकों को गणना कार्य की कठिनाई से बचाने के लिए थंब रूल को अपनाना अधिक सुविधाजनक है। इसके अनुसार हम मोटे तौर पर वयस्क दुधारू पशु के आहार को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, जीवन निर्वाह के लिए आहार, दूसरा, उत्पादन के लिए आहार, तथा तीसरा, गर्भावस्था के लिए आहार। जीवन निर्वाह के लिए आहार, ये आहार की वो मात्रा है जिसे पशु को अपने शरीर को स्वतः रखने के लिए दिया जाता है। इसे पशु अपने शरीर के तापमान को उचित सीमा में बनाए रखने, शरीर की आवश्यक क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया, रक्त परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, चयापचय आदि के लिए काम में लाता है। उत्पादन के लिए आहार, उत्पादन आहार पशु की वो मात्रा है जिसे कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। गर्भावस्था के लिए आहार, पशु की गर्भावस्था में उसे 5वें महीने से अतिरिक्त आहार दिया जाता है, क्योंकि इस अवधि के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी के साथ होने लगती है। संतुलित दाना मिश्रण कैसे बनाएं? दाने का मिश्रण उचित अवयवों को ठीक अनुपात में मिलाकर बनाना चाहिए। इसके लिए स्वसम निम्नलिखित घटकों को दिए हुए अनुपात में मिलाकर संतोषजनक पशु दाना बना सकते हैं। खलियां, मूंगफली, सरसों, तिल, बनौला, अलसी आदि की खलें 25 से 35%, मोटे अनाज, गेहूं, जौ, मक्की, ज्वार आदि 25 से 35%, अनाज के बाई प्रोडक्ट्स,
चोकर, चुन्नी, चावल की फक आदि 10 से 30%, खनिज मिश्रण 2%, आयोडीन युक्त नमक 1%, विटामिन ए, D3 का मिश्रण 20 से 30% ग्राम प्रति 100 किलो। गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर का। तो फिर आइए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह से गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। यदि मच्छर, मक्खी, चींचड़ आदि जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही हो तो इनसे फैलने वाले रोगों से बचाव करना आवश्यक है। आने वाले समय में पशुओं में बांझपन एवं फुराव आदि रोग भी होते हैं, अतः ऐसे में पशुओं की तुरंत चिकित्सा करवाएं। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशु चिकित्सक द्वारा दूध और पेशाब दोनों की जांच करवाएं। बरसिम रिजका एवं जई की सिंचाई 10 दिन और 12 से 14 दिन क्रमशः के अंतराल पर करें। ग्रीष्म काल में हरे चारे के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार की बुवाई करें। बहु ऋतुजीवी चारा घास जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रुपाई पहले से तैयार खेतों में करें। हरे चारे से साइलेज तैयार करें। तो ये था पशुपालक कैलेंडर। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम गांव किसान में। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे अगले सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान का। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में हम हर बार आपको दिखाते हैं एक नए कामयाब किसान की दास्तान। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, नई सोच और लगन से कामयाबी हासिल की है। तो फिर आइए आज के हमारे जो कामयाब किसान हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। खेती किसानी को घाटे का सौदा समझने वाले किसानों के लिए सुखदेव उरांव प्रेरणा स्रोत है। पारंपरिक कृषि की बाध्यता, मौसम की अनिश्चितता, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझकर रांची जिले के कांके प्रखंड के खेतीहर सुखदेव उरांव ने समेकित कृषि अपनाकर कृषि के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। कभी औने पौने मजदूरी पर गुजर बसर करने वाला सुखदेव आत्मा संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर न केवल लखपति किसान का दर्जा हासिल किया है, बल्कि गांव से हो रहे पलायन पर भी अंकुश लगाने में कामयाब हुआ है। खेती तो हम शुरू से कर रहे हैं, उसमें बहुत बदलाव आया। ये हरियाली अभी दिख रहा है, ये लगभग मेरा 5-7 साल का किया हुआ परिश्रम है, उसके बाद बदलाव आया। तो इधर हमको आत्मा से जब जुड़ गए और वो लोग के कर्मचारी जैसे आत्मा के हैं, बीटीएम साहब, एसएमएस हैं, और आत्मा के उधर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब कृषि डायरेक्टर हैं, सबसे हमको मिलजुल रहा, जानकारी मिलते रहा उनके द्वारा। जिला कृषि पदाधिकारी हैं, बीच बीच में आते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। और उस हिसाब से हमको एक बार पलांडू घूमने के लिए ले गया था, उसी में हमको देख कर के ये प्रेरणा हुआ कि हम भी ऐसा करेंगे। और बाद में धीरे धीरे करके हम इस सिस्टम सारा जुगाड़ किए, उसके बाद एकदम करना चालू किए हैं तरीक़ा से। तब अभी दिख रहा है कि हाँ, और हमको अपने आप में लग रहा है कि अब खेती करके कुछ कर सकेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। सुखदेव उरांव अपने खेत में समय, मौसम और तकनीक की पूरी जानकारी के साथ इस तरह सब्जी फसल उगाते हैं ताकि उन्हें अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिले। सुखदेव सब्जी फसल के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन को इस तरह जोड़ रखा है कि पशुपालन का लाभ खेती किसानी में और खेती किसानी का लाभ पशुपालन में पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। जो खेती करते हैं
उनको ज़रूरत पड़ता है खेती से संबंधित काम में, जैसे गोबर का मान लेते हैं, तो हम जैसे अभी यहाँ पर सुअर पाले हुए हैं और उधर हमारा खेती हो रहा है, इधर सुअर पालन भी हो रहा है। इसमें एक और बढ़िया बात है किसान के लिए कि हमको यहाँ से गोबर मिल जा रहा है इसका, और जो बचा खुचा अवशेष मिलता है सब्जी से, जैसे सड़ा गला चीज़ या तो कटा हुआ चीज़ या तो कोई जो बाज़ार में बिकता नहीं है, या तो फेंकने वाला पत्ता हो या गोभी का पत्ता, वो हम सुअर को खिला लेते हैं। और वो सुअर का आहार एकदम बहुत बढ़िया पोषक आहार है। और ये लोग जो अवशेष बचा के जो मल मूत्र के द्वारा करते हैं, इसका उपयोग हमको खेत में आ जाता है, खेत में, और कुछ हम इसका उपयोग तालाब में भी कर लेते हैं। तो मेरा चारा का, जैसे मछली का चारा का दाम बच गया। हमको गाय रखना है तो गाय रखें तो गाय का गोबर हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने गाय पालन या तो पशुपालन खेती में एकदम अत्यंत आवश्यक है, और जो भी किसान खेती करना चाहते हैं ज़रूर पशु पालें, ताकि उसका जो अभी हम बोल रहे थे सारा काम उपयोग हो जाए। सुखदेव अपने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हुए टिकाऊ खेती के लिए जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही साथ सिंचाई का ऐसा प्रबंधन किया है ताकि कम पानी में अधिक फसल प्राप्त किया जा सके। अभी जो किनारे पर नदी है, इसका उपयोग तो हम पूरी तरह से ले रहे हैं, और उसका पानी को हम क्या किए हैं कि पानी को वहाँ से लिफ्ट करके छोटा सा डोभा टाइप का, तालाब का छोटा जो भाग होता है, डोभा बना लिए हैं, जिसमें वहाँ का पानी को उठा के डाल देते हैं। और यहाँ का पानी हमको, मतलब वहाँ बहुत नीचा जगह है या दूर जगह है, तो वहाँ से ला के तालाब में डालते हैं। और वो हमारा खेत के सामने तालाब है, वहाँ से हमको प्रेशर पानी का मिलता है, मतलब ड्रिप इरिगेशन में भी प्रेशर थोड़ा बहुत चाहिए, वो भी मिलता है। और यहाँ से जब गांव तरफ हम भेजते हैं पानी दूसरे किसान सब के लिए, गांव के किसान लोग के लिए, तो यहाँ से हमको उधर का प्रेशर मिलता है, जिससे कि कम पावर का मोटर से उन लोग का भी सिंचाई अच्छी तरह से होती है। कभी समाज में उपेक्षित रहने वाला सुखदेव की आज लखपति किसान के रूप में पहचान है। सुखदेव की कामयाबी पर उन्हें प्रखंड और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो ये थी हमारे कामयाब किसान की दास्तान। हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों बहनों की इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे अवश्य ही प्रेरित होंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। गांव किसान की अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।